हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और देखिए, कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एमबीबीएस जो जेआर की जो जॉब होती है, आखिर जेआर को करना क्या होता है अपनी ड्यूटीज़ में। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जेआर की भाई ड्यूटीज़ क्या होती है, उनका काम क्या होता है। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हमारे चैनल पे ना डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट हैं, जिसमें दो प्ले लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्ले लिस्ट है मेडिकल कोर्स के नाम से, ओके। तो इसको आप ज़रूर देखिए। काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि उनको काफ़ी सारे डाउट होते हैं सैलरी को लेके, स्टाइपेंड को लेके। तो अगर आप ये वाली सीरीज़ देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर फ़ी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की 5 साल की फ़ी क्या है, बॉन्ड क्या है। तो उसके लिए एक हमारी प्लेलिस्ट है कि फ़ी एंड बॉन्ड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। और इसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, नीट यूजी गुरु के नाम से। अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, जेआर की जो ड्यूटीज़ होती है ना, या जेआर का जो काम होता है, वो ना वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। एंड हॉस्पिटल के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में जेआर का काम डिफरेंट होता है, ओके। तो जैसा आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे उसी हिसाब से आपका काम होगा। और हर हॉस्पिटल में भी अलग अलग काम होता है। तो देखिए, कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे होते हैं जिनमें कि केवल डे शिफ्ट होती है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे कि रेडियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, वहाँ पे डे का काम है, तो वहाँ पे डे की शिफ्ट होती है। लाइक 9 to 5 वाली ड्यूटीज़ वहाँ पे होती हैं, ओके। तो और बाकी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे कि मल्टीपल शिफ्ट होती हैं। लाइक एक शिफ्ट होगी मॉर्निंग, उसके अगले दिन होगी आफ्टरनून, और उसके अगले दिन होगी नाइट, ओके। तो यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में काम चलता है। उसके बाद क्या है कि देखो, एक जो हॉस्पिटल होता है उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जेआर की ड्यूटीज़ डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके। तो देखिए, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि भी जो डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी है, इसके अंदर जेआर की ड्यूटी क्या होती है। क्योंकि ना यही वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सबसे हेक्टिक ड्यूटीज़ होती हैं। और काफ़ी सारे एमबीबीएस के बाद स्टूडेंट इसे ज्वाइन भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो असली काम है ना मेडिकल साइंस का, वो इमरजेंसी में ही सीखा जाता है। तो देखिए, इमरजेंसीज की ड्यूटी चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, मोर और लेस सभी में मल्टीपल शिफ्ट होती हैं। मतलब कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, ओके। और उसका नाइट के बाद एक ऑफ होता है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब जनरली हम जब जेआरशिप ज्वाइन करते हैं ना, तो हम काफ़ी नए होते हैं, हमने जस्ट इंटर्नशिप पास किया होता है, तो उतना पेशेंट को ट्रीट करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग नए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस कम होता है एमबीबीएस के बाद, इतना एक्सपीरियंस कम होता है कि जब इमरजेंसीज आती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत जल्दी एक्शन नहीं ले पाते। तो उसमें घबराने की बात नहीं होती। जब हम लोग जेआरशिप ज्वाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे सीनियर्स होते हैं। सीनियर में क्या होते हैं, एसआर होते हैं एक तो, जो, और उसके बाद क्या होते हैं, कुछ सीनियर जेआर भी होते हैं जो पहले से जेआरशिप कर रहे होते हैं। तो वो लोग हमें हेल्प करते हैं, ओके। और वो लोग हमको सारा काम सिखाते हैं। जैसे कि जब मैंने एम्स में ज्वाइन किया था, तो एम्स में ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट डे तो मेरे को ऐसा लगा, इतने सारे पेशेंट, इतने सारे बीमार पेशेंट, कि मैं देखता गया यार इनके साथ किया क्या जाए। तो हमारे साथ 5 एसआर थे, ठीक है। और हमारे साथ कम से कम हाँ, तीन तीन वहाँ पे जेआर थे जो पहले से काम करते थे। तो उन लोगों ने शुरू के जो 15 दिन थे ना, हमें इतना अच्छे से काम सिखाया कि हम 15 दिन में एकदम एक्सपर्ट हो गए थे, ओके। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, शुरू में आपको हेल्प की जाती है। तो देखिए, शुरू में होता क्या है कि जब आप इमरजेंसी में जाते हैं तो आपका एक एसआर होता है। उस एसआर के साथ ना आपको राउंड लेना होता है। सपोज कीजिए कि आपको ना इमरजेंसी का एक हिस्सा दिया गया जहाँ पे 30 पेशेंट एडमिट हैं। जो कि मैं एम्स में था, तो जब मैं भी जाता तो मेरे पास 30 पेशेंट तो होते ही थे हर रोज़। तो पहले मुझे अपने एसआर के साथ, मेरे एसआर डॉक्टर ओम थे, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारा काम सिखाया जेआरशिप के दौरान। तो हम लोग ओम सर के साथ ना राउंड देते थे। तो आप भी जब भी जाएंगे तो आप किसी ना किसी एसआर के साथ राउंड देंगे, ओके। तो जब राउंड होता है ना, तो हर एक पेशेंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और जब पेशेंट को देखते हैं तो उसका क्या होता था, जब हम लोग जैसे राउंड देते थे, तो मैं जब ओम सर के साथ राउंड देता था तो मैं हर पेशेंट का बीपी लेता था, उसके साथ मैं उसकी पल्स रेट भी लेता था, ओके। और हम लोग उसका जो उसकी एक शीट होती है, पेशेंट की ट्रीटमेंट शीट, उस पर नोट्स डालते थे। और उसके साथ मैं सर के साथ, जो मेरे एसआर थे, उनके साथ पेशेंट को एग्जामिन करता था। और हम लोग डिसाइड करते थे कि इसको क्या ट्रीटमेंट देना है, और उसी ट्रीटमेंट को हम लोग उसकी शीट पे लिख देते। और मैं अपनी डायरी में भी मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैं लिख लेता था कि भाई मुझे क्या क्या काम करने हैं, जो मुझे ओम सर ने बोले हैं, ओके। तो जब हम 30 के 30 पेशेंट का राउंड दे लेते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद मैं डिसाइड करता था कि मैं एक बार रिव्यू करता था कि मुझे किस किस पेशेंट का क्या क्या काम करना है। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट के ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजने होते थे, ओके। जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो भाई किसी, बहुत सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं। सीबीसी कराते हो आप, उसके बाद एलएफटी कराते हो, उसके बाद केएफटी कराते हो, ब्लड कल्चर होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो मैं वो लिख के रखता था किस पेशेंट का क्या क्या होना है। किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना होता था, तो ये सब चीज़ें ना हम लोग लिख के रखते थे।
तो उसके बाद जब राउंड देने का सर चले जाते थे और मैं एक एक करके सारे काम को निपटाता था। और जनरली हर इमरजेंसी में यही होता है कि एसआर पहले राउंड देगा और जेआर को सारा काम समझा के जाएगा, फिर जेआर उस काम को कंप्लीट करेगा। ओके। तो एक और बात होती है कि जब ऐसा राउंड देता है ना, तो राउंड के दौरान ना वो आपको सिखाता भी है। फॉर एग्जांपल जब ओम सर के साथ जब मैं राउंड देता था, तो वो मुझे हर चीज़ के बारे में बताते भी थे। कोई नई चीज़ होती थी कि भाई इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, इसमें ये चीज़ ध्यान दो। तो जेआरशिप में क्या होता है, एक लर्निंग पीरियड होता है, वो आपको अच्छे से सिखाते हैं और आपको चीज़ लाइफ टाइम याद रहती हैं। ओके। अब देखो क्या होता है कि अ, इसमें क्या करना होता है, जब आपका राउंड खत्म हो गया, तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपको वो सारे काम कंप्लीट करने हैं जो कि आपका एसआर आपको बोल के गया था। ओके। कभी कभी क्या होता है कि एसआर आता है, कभी एचओडी आता है, तो वो लोग पूछते भी कि भाई सारे काम हो गए कि नहीं हो गए, तो आपको एकदम रेडी रहना होता है, आपको सारे काम अप टू डेट रखने होते हैं। ओके। और अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने सीनियर जेआर या सीनियर एसआर से पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता, हम लोग भी पूछते थे। ओके। तो अब देखते हैं कि कुछ कौन कौन से वो प्रोसीजर हैं जो कि इमरजेंसी में अक्सर जेआर को करने पड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला वो है कि भी कोई पेशेंट की ब्लड सैंपलिंग करनी है, उसके लिए ब्लड ड्रॉ किया जाता है। तो किस तरीके से वेन से ब्लड ड्रॉ करते हैं, ये सबसे कॉमन प्रोसीजर होता है। और मैं तो लगभग एक ड्यूटी में कम से कम 25 से 50 पेशेंट्स का तो ब्लड ड्रॉ करता ही करता था। तो ये आप भी जिस भी इमरजेंसी में जाएंगे, आपको सबसे ज़्यादा करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है भाई इंट्रा कैथ लगाना या कैनुला लगाना। देखो क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को ना हमें आईवी फ्लूइड चलाना होता है। ओके। आईवी फ्लूइड में बहुत सारी चीज़ होती है, ग्लूकोज होता है, डेक्सट्रोज होता है, कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना होता है। ओके। तो उसके लिए हमें पेशेंट को आईवी कैनुला लगाना होता है। तो ये भी बहुत कॉमनली इमरजेंसीज में लगाया जाता है। मैं भी लगभग 25 से 50 कैनुला लगभग रोज़ ही लगाता था, क्योंकि मैं एम्स में था, तो वहाँ की इमरजेंसी तो ऐसे भी बिजी रहती है, तो बहुत पेशेंट आता है। नेक्स्ट एक और प्रोसीजर होता है सेंट्रल लाइन। इसको मैं आगे समझाऊंगा कि सेंट्रल लाइन कैसे लगाई जाती है। उसके बाद यूरिनरी कैथेटर लगाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंट्यूबेशन करना, इंट्यूबेशन को भी हम लोग आगे समझाएंगे। उसके बाद होता है एसाइटिक टैप करना। ओके। नेक्स्ट है आपका प्लूरल टैप। उसके बाद लंबर पंक्चर, वेनस एक्शन, एब्सेस ड्रेनेज और सीपीआर। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं, कॉमन प्रोसीजर, जो कि हमें इमरजेंसी में करने होते हैं। हम एक एक करके अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनको कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमेशा करनी होती है। जैसे कि किसी पेशेंट का सीबीसी करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट, किसी का हीमोग्लोबिन करना है, किसी का केएफटी करना है, किसी का एलएफटी, बहुत सारी दुनिया जहान की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो उसमें जो हम ना ये जो फोटो में जो डॉक्टर जो ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, ब्लड ड्रॉ के लिए हम सबसे कॉमनली एल्बो के पास में करते हैं, इसको हम लोग क्यूबिटल फॉसा बोलते हैं, यहीं से हम लोग करते हैं। तो ये मीडियन क्यूबिटल वेन होती है जहाँ से ब्लड ड्रॉ किया जाता है। तो ये प्रोसीजर जो होता है सबसे कॉमनली किया जाता है। उसके बाद देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो ब्लड है ना, ये वेन का ब्लड है। बट कभी कभी क्या होता है कि ना, कोई एस्थमा का पेशेंट होता है या कोई शॉक में होता है, तो उसमें हमको करना होता है एबीजी। एबीजी का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आप जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे उसमें आप देखते होंगे कि एक होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, एक होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2, ओके, बाइकार्बोनेट लेवल, और ब्लड का पीएच। तो ये सब देखने के लिए हमें ना आर्टरी का ब्लड निकालना होता है, और आर्टरी का ब्लड निकाला जाता है जनरली रेडियल आर्टरी से। अगर रेडियल आर्टरी से नहीं निकल रहा तो हम लोग फीमोरल से निकालते हैं, ग्रॉइन से। तो ये एक बहुत टफ प्रोसीजर होता है, और ये मैंने जेआरशिप में ही सीखा था। ये मैंने इंटर्नशिप में नहीं सीखा था, ये मैंने जेआरशिप में ही सीखा था। और मैंने इतना किया था एम्स में कि अब तो आप मुझे कहोगे ना सोते में भी, तो मैं इसको निकाल दूंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट होता है आपका कैनुला लगाना। तो कैनुला लगाने में क्या होता है कि भी देखो, किसी पेशेंट को हमें अक्सर इमरजेंसीज में आईवी फ्लूइड लगाना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस केस में ना पेशेंट की जो वेन होती है उसमें कैनुला लगाते हैं, जिसको कैथेटर इसको बोलते हैं इंट्राकैथ। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और इस वाले डायग्राम में इस पेशेंट को लगा रखा है। आप लोगों में भी कभी कोई बीमार पड़ा होगा तो उसको लगा होगा हॉस्पिटल में, तो ये भी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है जो मैंने कहा था सेंट्रल लाइन लगाना। तो देखो, सेंट्रल लाइन क्या होती है, ये ना एक तरह का मोटा कैथेटर होता है। एक्चुअली ये उन पेशेंट को लगता है जो बहुत सिक होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब जो खाना भी नहीं खा पाते, और जिनको बहुत सारा हमें आईवी न्यूट्रिशन भी देना है, फ्लूइड भी देना है, मेडिसिन भी देनी है। तो हमारा जो इंट्राकैथ या आईवी कैनुला से काम नहीं चल पा रहा है, तो इस केस में हम लोग सेंट्रल लाइन लगाते हैं। अब सेंट्रल लाइन लगाई कहाँ से जाती है, तो ये आपका यहाँ पे आपका सुपीरियर वेना कावा होता है। तो जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो आगे जाके बनता है सब क्लेवियन वेन। तो सब क्लेवियन वेन में ही इसको स्किन के थ्रू पंक्चर करके इसको लगाया जाता है। इसका एक प्रोसीजर होता है, और ये बहुत ही ध्यान से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लंग्स होते हैं, तो लंग्स को इंजरी हो सकती है। तो उस केस में इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक बेड रिडन पेशेंट है, बहुत ही सिक, और यहाँ पे इसको ये सेंट्रल लाइन लगी हुई है। तो इस सेंट्रल लाइन से आप चाहे कोई भी इंजेक्शन दीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कीजिए, आईवी न्यूट्रिशन दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। बहुत ही लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। तो ये भी मैंने एम्स में ही सीखा था। उसके बाद क्या होता है, देखिए, ये होता है फॉलिस कैथेटर।
कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ना यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, वो अपना यूरिन पास नहीं कर पाते। ओके, तो उनके यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को निकालने के लिए हम लोग ये कैथेटर लगाते हैं। ओके, इसको लगाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। तो वो आप जब लोग जीआर शिप में जाएंगे तो आप सीखेंगे, और हर जीआर को ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये करना होता है। तो एक फीमेल कैथेटर होता है और एक मेल के लिए होता है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अलग अलग लगाने का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो देखिए ये तो मैंने इंटर्नशिप में भी लगाया था, बट मैंने जो इसको जो अच्छे से लगाना सीखा था ना, वो मैंने इसको यहीं पे सीखा था जीआरशिप में। तो जीआरशिप में मैं एकदम परफेक्ट हो गया था। उसके बाद देखो एक होता है कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूबेशन। ओके, इंट्यूबेशन का मतलब होता है कि पेशेंट का जो ट्रैकिया है ना, उसमें एक ट्यूब डालना। ये ऐसे पेशेंट को किया जाता है जो बहुत ही सिक होते हैं। ओके, वो सांस नहीं ले पाते खुद से, तो हमें उन्हें वेंटिलेटर पे लगाना होता है। आपने देखा होगा वेंटिलेटर पे लगाते हैं, कभी कभी सुनी होगी ये बात। तो उसके लिए मुझे पेशेंट की जो ट्रैकिया होती है ना, पेशेंट के माउथ से एक ट्यूब डालना होता है। ये जो ट्यूब गई है ट्रैकिया तक डालनी होती है, इसको बोलते हैं इंट्यूबेशन करना। और इसके लिए चाहिए होता है लेरिंजोस्कोप। तो ये लेरिंजोस्कोप है, इसकी हेल्प से हम लोग इंट्यूबेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है बहुत लाइफ सेविंग होता है, इससे आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो ये भी मैंने एम्स में ही जेआरशिप के दौरान सीखा था। ये मैंने इंटर्नशिप में इसको सीखने का मौका कम ही मिलता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को जेआरशिप में ही सीखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि देखो कुछ पेशेंट होते हैं ना, उनको एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, ये जनरली किनको होता है? जिनको एल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है, जिनका लीवर खराब हो जाता है अल्कोहल से, जिनको लीवर सिरोसिस होती है, मतलब बेसिकली लीवर की जो प्रॉब्लम है, स्प्लीन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें होता है। तो इस पेशेंट को ना सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो फ्लूइड है, एसाइटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको, हमें उसे एग्जामिन भी करना होता है। तो हम एक मोटी एक निडल लेके सिरिंज की हेल्प से इसको ड्रेन करते हैं और एक बाहर एक ड्रेन से जोड़ देते हैं। तो इसमें ये एक कंटेनर में जमा होता रहता है और इसको हम यहाँ से निकाल के पूरा फेंक देते हैं। तो पेशेंट का क्या है कि जो एब्डोमिनल स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है थोड़ी। तो पेशेंट को जो लंग्स हैं वो कंप्रेस नहीं होते, तो उसको सांस लेने में भी आसानी होती है। और हम इस जो फ्लूइड को टेस्ट के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो इमरजेंसीज में जेआर को करने होते हैं। और इसमें एक दो बार दिक्कत होती है, अगर आप एक दो बार कर लेंगे ना, आपका एसआर सिखा देगा, फिर आप आराम से कर लेंगे। ऐसे ही एक और होता है प्लूरल टैप। प्लूरल टैप में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको लंग की दिक्कत होती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग जो होता है ना, उसमें पेशेंट को जो आपकी जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है। ओके, जो कि यहाँ पे येलो रंग से दिख रहा है। अब ये जो फ्लूइड है ना, ये लंग को कंप्रेस करता है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो डॉक्टर को क्या करना पड़ता है कि इस फ्लूइड को ना टैप करके निकालना पड़ता है। उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको निडल से निकालते हैं, जो सिरिंज होती है उसकी हेल्प से। तो ये भी जेआर का ही काम होता है। जो स्टार्टिंग में एसआर आपको सिखा देते हैं, बाद में आप खुद से कर लेते हैं। ये भी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बड़ी आसानी से जेआर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद एक होता है लंबर पंक्चर। देखिए लंबर पंक्चर क्या होता है? लंबर पंक्चर क्या होता है ना, लंबर पंक्चर पहले करते कहाँ हैं? तो कुछ पेशेंट होते हैं जिनको एक इन्फेक्शन होता है मेनिंजाइटिस, आपने सुना होगा दिमागी बुखार। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो ब्रेन, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब ये दिमाग का इन्फेक्शन है। तो इसमें आपको पेशेंट का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ना, उसको एक सिरिंज में बाहर निकालना होता है और एग्जामिनेशन के लिए भेजना होता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं लंबर पंक्चर। ओके, ये इस तरीके से जो पीछे जो आपके जो वर्टिब्री कॉलम है, यहाँ से आप निडल को पियर्स करते हो, और इस डायग्राम में देखिए पियर्स करके आप कहाँ पहुँचते हो? सबड्यूरल स्पेस में। और यहाँ से आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकाल लेते हो, फिर उसको सिरिंज में लेके एक बॉटल में देके एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हो। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो मैंने जेआरशिप में सीखा था और आप लोग भी सीखेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ सीखती है वो होती है सीपीआर। ओके, सीपीआर क्या होता है कि भाई सीपीआर में ना, जब पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता, पेशेंट सांस नहीं ले पाता, तो हम मैकेनिकल सीपीआर देते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन मास्क को या एम्बू बैग को यूज़ करते हैं और पेशेंट की जान बचाने की कोशिश की जाती है। और ये भी मैंने अच्छे से एम्स में ही सीखा था, और एम्स में ये सीखने के बाद ही मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आया था। ओके, और मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स की जान वहाँ पे सेव की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि आप जेआरशिप के दौरान ही सीखेंगे। ओके, तो देखिए इसके बाद क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप जेआरशिप करते हैं ना, खासतौर से इमरजेंसी में, तो आपको हमेशा अलर्ट होना होता है। आपको अपने ड्यूटी आवर्स में हमेशा अलर्ट होना होता है। पता नहीं कौन सा पेशेंट सिक हो जाए और कौन सा पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल हो जाए। तो आपको हर पेशेंट को ना रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। जैसे मेरे पास 30 पेशेंट थे, तो मैं जब पूरा राउंड लेता था तो बीच बीच में भी आके हर पेशेंट को देखता था। हालांकि सिस्टर भी देखती थी, अगर कुछ दिक्कत होती थी वो मुझे बता देती थी, बिकॉज मैं बहुत बिजी होता था। बट मैं भी बीच बीच में देखता रहता था, पता नहीं कौन सा पेशेंट कब सिक हो जाए। तो ऐसा काफ़ी टाइम हुआ कि अचानक से पेशेंट सिक हो गया और हमने फिर उसको सीपीआर दिया, फिर उसको ठीक किया। तो और उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट अचानक से सिक होता है ना, तो आपको इमरजेंसी में एक्शन लेना होता है, सीपीआर देना है, इंट्यूबेशन करना है, तो वो सब जेआर का ही काम होता है। जनरली शुरू में दिक्कत होती है, पर 10-15 दिन में जेआर एकदम ट्रेंड हो जाते हैं इस काम को करने के लिए। उसके बाद अगर कोई मेडिसिन चेंज करनी है तो वो भी आपका काम है। ओके,
और उसके बाद क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने जिस पेशेंट को ठीक किया वो फिट हो गया, तो फिट होने के बाद उसका डिस्चार्ज भी होना है, तो डिस्चार्ज करना भी जेआर का ही काम होता है। उस पर एसआर बस साइन करता है, काम सारे पेपर जो है वो बनाता है जेआर। ओके, उसके बाद क्या है कि जितना भी पेपर वर्क होता है, देखिए जब कोई पेशेंट एडमिट होता है ना, तो उसका एडमिशन के पेपर होते हैं, उसके डिस्चार्ज के पेपर होते हैं, कभी कभी कोई पेशेंट की डेथ होती है तो उसके डेथ के पेपर होते हैं, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें मेडिको लीगल रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये सब पेपर वर्क का काम करना भी जेआर का ही काम होता है। ओके, और जब आप ये सारा काम कर लेते हो ना, देखिए होता क्या है कि ड्यूटी आवर्स होते हैं। सपोज कीजिए मैंने मॉर्निंग ड्यूटी ज्वाइन की 8 से लेके 1 तक। अब जब मैं 1 बजे ड्यूटी छोड़ूंगा ना, तो मेरी ड्यूटी मेरी जगह पे कोई दूसरा डॉक्टर आएगा नेक्स्ट शिफ्ट का, तो मैं उसको सारा का सारा अपना काम हैंड ओवर करके जाऊंगा। मैं बता के जाऊंगा कि ये जो 30 पेशेंट थे मैंने इनके साथ क्या किया और क्या करना बाकी है और किस किस को क्या प्रॉब्लम है। तो आपको अपना काम भी हैंड ओवर हमेशा करना होता है ठीक से। तो बेसिकली इमरजेंसी में ऐसे ही काम किया जाता है। और इमरजेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी हेक्टिक होती है। मतलब मेरा तो ऐसा था कि हम लोग को पानी पीने का भी समय नहीं होता था। तो पर हाँ, इमरजेंसी में काम करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो यार बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। तो वो करने के बाद ना काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर जेआर को इमरजेंसी में काम कुछ महीने या कुछ साल ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।